क्लास तक हम लोग क्या पढ़ लिए थे रेजोनेंस में, इक्विवेलेंट रेजोनेंस पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है ना। फिर हम लोग वहां पे पढ़ लिए थे क्या, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हम लोग वहां पे क्या पढ़े थे आपका, और कौन सा रेजोनेंस था वहां पे, कुछ याद है, क्रॉस कंजुगेशन याद है ना। और वहां पे क्या था आपका, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, तो ये तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अब आगे नेक्स्ट करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कीजिए आप लोग। यहाँ बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। arrange them in their stability order, arrange them in their stability order, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन बना लिए होंगे, चलिए हम लोग मिलाते हैं, चेक कीजिए इसको, ठीक है ना। देखिए कहाँ पे क्या गलती की आप लोगों ने। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस करेगा तो दो एटम पे आ पाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे 4 एटम के ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितना बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5, ठीक है ना। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज्यादा क्या होगा, निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 ही एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है निगेटिव चार्ज का, और यहाँ पे 4 एटम के ऊपर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसका, निगेटिव चार्ज का। इसका मतलब क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कहां पे चला जाएगा, ओ के ऊपर आ जाएगा, बट यहाँ पे निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कहां पे जाएगा, फिर कार्बन के एटम के ऊपर ही जा पाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे कि ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज जो होता है ना, वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे क्या होगा, मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर यहाँ पे क्या है कि, तो यहाँ पे आपको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है ना। यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो है 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ रहा है, अगर रेजोनेंस करेगा ये, अगर ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे क्या है कि 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज, बट यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ रहा है निगेटिव चार्ज, और रेजोनेंस करेगा तो फिर कार्बन एटम के ऊपर ही आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। हम जानते हैं कि इसे निगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। भले यहाँ पे आपका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कितना बनेगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना बनेगा 2, बट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा आपका ज्यादा स्टेबल। बताए थे ना कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो होता है ना, जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है उसमें क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव निगेटिव चार्ज क्या करता है, डीलोकलाइज करेगा उसमें। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होगा किसमें, इक्विवेलेंट रेजोनेंस में। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। या हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए दान यहाँ पे, देखिए दान यहाँ पे निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी of 1 ऑक्सीजन एटम ग्रेटर देन 10 कार्बन एटम। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निगेटिव चार्ज जो होता है ना, निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी एक ऑक्सीजन एटम का जो होता है ना, वो 10 कार्बन से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो दिक्कत यहां तक। तो ये जो निगेटिव चार्ज है आखिर रेजोनेंस से कहां पे जाएगा, ओ के ऊपर आएगा, बट यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस से कहां पे जाएगा, कार्बन एटम के ऊपर ही आएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा आपका, ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखता हूं, यहाँ पे ये रूल यहाँ पे लग जाएगा, निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम ग्रेटर देन 10 कार्बन एटम
ये क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, फिर से वापस टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा आपका, टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पे क्या होगा आपका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ भी क्या होगा आपका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन जो 2 वाला होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि जो निगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस करके फिर वापस कहाँ पे जा रहा है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ रहा है। बट यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे आएगा, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे आएगा, कार्बन एटम के ऊपर आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी 1 ऑक्सीजन एंड 10 कार्बन से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? यहाँ पे तो ऐसे कितना कार्बन एटम पे आएगा, यहाँ पे 4 कार्बन एटम के ऊपर आएगा, और यहाँ पे कितने एटम के ऊपर आएगा, यहाँ पे 3 कार्बन एटम के ऊपर आएगा। इसलिए ये क्या होगा आपका, मोर स्टेबल। तब क्या, सॉरी हाँ, फर्स्ट क्या होगा आपका यहाँ पे, मोर स्टेबल। मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, फर्स्ट ग्रेटर देन, थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड, फर्स्ट ग्रेटर देन, थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? यहाँ पे चेक कीजिए, ये आपका sp एटम है और ये आपका sp2 एटम है। भले ही रेजोनेंस कर रहा है लेकिन ये sp2 एटम है। बताए थे कि निगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन sp कार्बन एटम देन sp2 देन sp3। याद है ना? कहने मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर sp एटम होगा तो उस पर जो निगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान रख सकते हो क्या, कि जब भी एटम सेम हो और उसका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो, बताया था चीज, एटम सेम हो बट उसका अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होता है तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं, किससे डिसाइड करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे sp एटम जो है, sp कार्बन एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू sp2 एटम, इसलिए इसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये sp2 है, यहां भी sp2 है, चेक कीजिए। अब यहाँ पे एटम भी सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, तो फिर हम किससे चेक करेंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और वहां पे कुछ बनेगा ही नहीं। तो मतलब इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इसका। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है ना वो रेजोनेंस करके फिर कार्बन एटम के ऊपर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस करके कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन एटम के ऊपर आएगा। मतलब ये क्या होगा आपका, ज्यादा स्टेबल होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सॉरी यहाँ पे 6 क्वेश्चन है ना, ये 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। चेक करते हैं, यहाँ पे निगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर आएगा, मतलब ज्यादा स्टेबल। और यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस, मतलब फोर्थ वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ भी एक ही ऑक्सीजन, यहाँ भी एक ही ऑक्सीजन है। ठीक है ना? बट यहाँ पे कितना बनेगा, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पे कितना बनेगा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बताइए यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 5 वाला। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन एटम तो एक ही है, तो दोनों में सेम ही हो गया ना, एक एक। तब किससे चेक करेंगे, अब तो बचा क्या, कार्बन। अब यहाँ पे जिसपे, कहने मतलब क्या है कि जिसका नंबर ऑफ RS ज्यादा होगा, हम लोग क्या बोलेंगे, वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है ना? तो बताइए यहाँ पे 5 वाले का ज्यादा होगा 2 वाले से। कोई दिक्कत है यहां तक? फिर यहाँ पे देखे जानते हैं, अगर ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस किया तो N के ऊपर आएगा, बट यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा था कार्बन पे आएगा। यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा था कहाँ पे आएगा, कार्बन एटम के ऊपर आएगा। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि थर्ड वाले का क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 वाला और फिर 6 वाला। अब यहाँ पे क्या है कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे कितना है,
टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो 5 पहले ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट। चेक कीजिए इसको। जो देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे सल्फर है। तो यहाँ पे एटम बिल्कुल ही क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। एटम क्या हो चुका है यहाँ पे, डिफरेंट। बताए थे कि जब भी एटम डिफरेंट होना तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या तो हम लोग किससे चेक करते हैं, साइज से चेक करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे एसीटेट आयन है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे चेक करेंगे इस चीज को, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, देखिए ध्यान से यहाँ पे। उससे पहले मैं इस दोनों को डिस्कस कर देता हूं तो फिर इस पे आ जाता हूं, ठीक है ना। तो चलिए इसको कर देते डिस्कशन साथ में ही। देखिए ध्यान से यहाँ पे सुनिए, ध्यान से यहाँ पे क्लोरीन है, सल्फर है और यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका सल्फर और यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जब जाएंगे, ठीक है ना, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगा, ठीक है ना। जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, और ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, साइज में भी बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरीन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। क्यों, सोचिए, क्लोरीन का स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होगा, सोचिए थोड़ा सा। टॉप टू बॉटम आए, सल्फर का साइज बढ़ा तो सल्फर पर निगेटिव क्या होगा, ज्यादा होगा, स्टेबल। फिर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यहाँ पे तो क्लोरीन आ रहा है, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और इसका साइज इससे भी बड़ा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन का इससे ज्यादा इसलिए हो रहा है कि उसका साइज बड़ा है, और क्लोरीन का स्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा हो रहा है सल्फर से क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्लोरीन का जो होगा स्टेबिलिटी वो ज्यादा होगा। अब यहां बचा क्या, ऑक्सीजन एंड सल्फर। क्या बचा यहाँ पे, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब इसमें चेक करना है, अगर यहाँ पे एक एक रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम है। हम बताए थे कि 2 जब भी आएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा लगेगा, याद है ना। इसमें बताया था इंडक्टिव इफेक्ट में कि 2 वीक वाले का इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 1 स्ट्रांग वाले से, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे कंसेप्ट लगने वाला है। तो यहाँ पे देखता हूं, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, सल्फर है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, सिंगल है। इसका मतलब क्या है, ये जो निगेटिव चार्ज है वापस रेजोनेंस में कहां पे जाएगा, ऑक्सीजन एटम के ऊपर आएगा। मतलब ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे, हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। और ऐसे में हम चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे H+ दे दे इसको तो ये क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, H2S बन जाएगा। और HCl इज मोर एसिडिक देन, एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन H2S, ठीक है ना। तो वहां से भी चेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि HCl मोर एसिडिक मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे Cl- होगा ना, जो एनायन होता है, बताया था ना एसिड में जो एनायन होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल हो जाएगा। अगर मोर स्टेबल एनायन होगा तो हम बोल सकते हैं कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए ये ज्यादा होगा, फिर वो। अब देखिए यहाँ पे OH- है, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2- है। अगर ये रेजोनेंस किया तो O के ऊपर आएगा ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे सिंगल पे है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। देखने से क्या लग रहा है कि इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है, ये ज्यादा होता है स्टेबल OH-, ये एक्सेप्शन केस है। तो कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका वाटर, और इसको H+ दे दे तो क्या बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा। और इसको H+ दे देते यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। वाटर इज मोर एसिडिक देन एसीटोन या अल्डिहाइड। ये जो है आपका वाटर जो है यहाँ पे ये क्या है आपका मोर एसिडिक, के मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ,
ठीक है ना। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, मतलब एसिडिक एसिड का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वाटर इज मोर एसिडिक, अगर ये मोर एसिडिक है इसका मतलब इसका जो एनायन बन रहा होगा वो भी क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लगेगा। देखने से लग रहा है कि इसका ज्यादा होना चाहिए था स्टेबिलिटी, बट इसका ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, OH माइनस CH3 डबल बॉन्ड हो CH माइनस। अब देखिए तो सोचिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे आसान है, निगेटिव चार्ज दो दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर जा रहा है, दो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जा रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पे तो खैर कोई रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। चेक कीजिए इसको एक बार। यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो स्टेबिलिटी होगा ना, स्टेबिलिटी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। चेक कीजिए इसको। मतलब समझ में आ रहा है ना कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे मैं देखिए दाम यहाँ पे ये रूल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 5 बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है 2, ये ज्यादा स्टेबल होगा। और जब मैं दिखाता हूं आप लोगों को, तो यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे 5 बन रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे कितना बन रहा है 2 बन रहा है, तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना। और तो अभी है नहीं, तो कहने को ध्यान रखना इस चीज का कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है ना। अगर वहां पर जो निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है ना, वो अगर अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगा, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा वहां पे, अप्रॉक्स सेम हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ द चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान रहेगा इस चीज का। आगे बढ़े हम लोग, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जगह ध्यान था, वहां पे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, कहां पे रेजोनेंस का एक्सटेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब एक्सटेंट ज्यादा कहने मतलब क्या है कि मतलब वहां पे रेजोनेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, देखिए जानते हैं यहाँ पे, तो जो पहला पॉइंट है यहाँ पे कि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप। मतलब ओवरलैपिंग का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा ना, वो आप बोलेंगे कि इससे रेजोनेंस भी बहुत ज्यादा होगा वहां पे। ठीक है ना, जैसे मान लो कि 2p में रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है ना, एक एटम का 2p, दूसरे एटम का भी 2p। ठीक है ना, वहां पर रेजोनेंस हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, p ऑर्बिटल क्या नजदीक में होंगे। तो दिक्कत यहां तक, दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा। एक है यहाँ पे 2p और एक है 3p, एक है 2p, एक है 4p, एक है 2p और एक है 5p। मतलब यहाँ पे कहां पे स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा, 2p में स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, फिर 2p 3p में, फिर 2p 4p में, फिर 2p 5p में। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH OH, CH2 डबल बॉन्ड CH SH। देखिए यहाँ पे O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अभी जो पाई बॉन्ड ये किस में है, किससे बना हुआ है, 2p से, और इसके 2p से।
ठीक है ना। और यहाँ पे जो लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी किससे प्रेजेंट है, 2p में। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये भी 2p, ये भी 2p, और यहाँ पे जो लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किससे प्रेजेंट है, 3p में प्रेजेंट है। अब सोचिए कहाँ पे ओवरलैप का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, 2p में। क्यों होता है यहाँ पे ऐसा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2p का साइज और इसके 2p का साइज क्या होगा, लगभग सेम होगा, लगभग क्या एक ही जैसा होगा। लेकिन यहाँ पे 2p और ये क्या है आपका 3p, डिस्टेंस भी बढ़ चुका है और साइज भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। सेम साइज में, अरे सोचो कि सेम औकात वाले दोस्त में दोस्ती स्ट्रांग होता है। एक गरीब आदमी है और एक अमीर लड़का है, एक गरीब लड़का है, एक अमीर लड़का है, सोच के देखो कि वहां पे दोस्ती स्ट्रांग हो पाएगा, नहीं हो पाता है, ठीक है ना। फिर उसको आप समझ रहे हो ना कि उसका दर्द समझ नहीं पाएगा, गरीब है, वो धनी है, समझ नहीं पाएगा उस गरीब का दर्द, ये सब, मतलब दोस्ती स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगा और यहाँ पे ओवरलैपिंग वीक पड़ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, तो नोट कीजिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। दूसरा पॉइंट हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या कि जो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जो होगा निगेटिव चार्ज वाले का ज्यादा होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले से, फिर डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का। मतलब यहां पे क्या है, देखिए ध्यान से, यहां पे आपसे पूछा यहां पे कि बताइए किसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगा। यहां पे निगेटिव चार्ज है ना, और यहां पे क्या है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए यहां पे किसमें ज्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। क्यों, निगेटिव चार्ज का एनर्जी ज्यादा होता है ना, तो जल्दी से रेजोनेंस करना चाहेगा ना, निगेटिव चार्ज अपना कम करना चाहेगा। तो ये जो ऑक्सीजन एटम है ना, ये अपना निगेटिव चार्ज कम करना चाहता है, जिसकी वजह से जल्दी से क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। कोई दिक्कत यहां तक। लेकिन ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको, लोन पेयर है नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आराम से करेंगे रेजोनेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात समझ में यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या, तो देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे क्या है CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। बताइए यहाँ पे कहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा, डबल बॉन्ड में ज्यादा होगा। तो दिक्कत यहाँ तक, वीक बॉन्ड है ना एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जल्दी से टूटना ही नहीं चाहता है, लेकिन ये आसानी से ब्रेक कर जाएगा, इसलिए वहां पे ज्यादा होगा। तो दिक्कत यहां तक नोट कीजिए फटाफट। यहां पे लास्ट पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस का। देखिए यहां पे एक्सटेंट ऑफ resonance is directly proportional to the number of conjugation, जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा वहां बोलेंगे हम लोग कि एक्सटेंट रेजोनेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या है आपका नंबर ऑफ कंजुगेशन क्या है, ज्यादा है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, यहाँ पे क्या है पाई सिग्मा पाई, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा होगा मतलब इसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। जहां पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है मतलब वहां पे स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो रहा है उसका ना, सोच कर देखो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़े हम लोग, तो नोट कीजिए।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण क्या होता है सुनिए ध्यान से, यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड होता है ना वो किस में जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड में जाता है। किस में जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड में। जो डबल बॉन्ड है ठीक है ना, वो भी तो जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज कर गया। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज कर गया, और यहाँ पे क्या बोलेंगे कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीज कर गया। अरे बात समझ में, रेजोनेंस के कारण क्या हुआ, यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है ये क्या है आपका सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड किसमें चला गया, पार्शियल डबल बॉन्ड में चला गया, ठीक है ना। और ये क्या है आपका डबल बॉन्ड। तो दिक्कत है यहां तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इससे क्या होगा, हम यहाँ पे बात करें बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो दिक्कत है यहां तक। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से ये सिंगल बॉन्ड था, किसमें जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना यहाँ पे। तो दिक्कत है यहां तक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड से किसमें जा रहा है, वो पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, मतलब वो सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा है। तो वहां पे क्या बोलेंगे कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, वो किसमें जा रहा है, डबल बॉन्ड की तरफ बढ़ रहा है आगे वो। तो यहाँ पे क्या बोले कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो दिक्कत है यहां तक। अब बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब यहां बात करें हम लोग क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। सोचिए यही ना होगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तुम चेक कीजिए इसको। तो यहाँ तक आप लोग बात क्लियर हो चुकी है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक ना, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हम यहाँ पे अब हम बात करने जा रहे हैं किसका, रोटेशनल एनर्जी बैरियर। रोटेशनल एनर्जी बैरियर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम लोग, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break, the amount of energy required to break pi bond, the amount of energy required to break pi bond so that free rotation, so that free rotation can take place। अरे बात समझ में, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हुआ, कितना एनर्जी खर्च होगा ताकि वो फ्री रोटेशन कर सके आसानी से, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोटेशनल एनर्जी बैरियर। नाम से स्पष्ट है, रोटेशनल मतलब रोटेट करना है, उसको घूमना है। एनर्जी बैरियर मतलब वहां पे क्या लगा हुआ है, बाध्य है, मतलब बंध, तो उसको बांधे हुए हैं। तो दिक्कत यहां तक बैरियर लगाए हुए हैं वहां पे, रोके हुए उसको।
तो वो रोके हुए कौन है? पाई बॉन्ड ही रोके हुए हैं। पाई बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड है। वो जानते हैं कि इसे पाई बॉन्ड जो होता है वो PP एटम के साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। ये P एटम, ये P एटम, और इसका क्या हुआ? ये क्या बनाए हुए? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हुए हैं। चेक कीजिए यहाँ पे क्या किए हुए? यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो इसको ये जो है ना, ठीक है ना, ये रोक रहा है इसको रोटेट होने से। अगर ये सिंगल बॉन्ड होता आसानी से रोटेट हो जाता। अगर सोचिए, अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो आसानी से रोटेट हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है? आपका डबल बॉन्ड है, तो ये आसानी से रोटेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसे ये जो है ना, इसको रोक रहा है रोटेट करने से। ये रोटेट करने से इसको रोक रहा है। तो दिक्कत यहाँ तक, रोटेट नहीं होने दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये टूट जाएगा तो फिर आसानी से रोटेट हो जाएगा। तो इसको तोड़ने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगा, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे फ्री रोटेशन हो सके, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? रोटेशनल एनर्जी बैरियर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस बॉन्ड को, मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक होने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगा ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रोटेशनल एनर्जी बैरियर। ठीक है ना? अब यहां पे एक टर्म होता है बॉन्ड एनर्जी। क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है? यहां पे देखिए, यहां पे द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break, the amount of energy required to break CH bond homolytically। ठीक है ना? the amount of energy required to break CH bond homolytically, मतलब फिर यहाँ पे बॉन्ड को हम लोग दो तरह से तोड़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। एक होता है होमोलिसिस प्रोसेस, एक होता है क्या? हेट्रोलिसिस प्रोसेस। तो होमोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो बॉन्ड ब्रेक करता है ना, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, दोनों क्या किए हुए? शेयरिंग किए हुए हैं। जो दोनों एटम है ना, वो क्या करता है? अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। जब बॉन्ड ब्रेक किया तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके वो चला गया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? होमोलिटिकली क्लीवेज। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ? होमोलिसिस हुआ। लेकिन अगर वही जो बॉन्ड है, ठीक है ना, जब वो ब्रेक कर रहा है तो उस समय क्या हो रहा है कि कोई एक एटम है, वो क्या कर रहा है कि उस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जा रहा है। मतलब एक अपना तो लिया ही, साथ में दूसरे वाले का भी इलेक्ट्रॉन लेके वो चला गया। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेट्रोलिटिकली क्लीवेज। ठीक है ना? उसको बोलते हैं हेट्रोलिसिस प्रोसेस। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो कैसे ब्रेक हो रहा है? आपका होमोलिटिकली, होमोलिसिस हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो CH बॉन्ड है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक C ले लिया, एक H ले लिया, क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है किसका है? CH का ही है। C का एक C का है, एक किसका है? H का है। तो दोनों ने अपना क्या किया? अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके वो निकल गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो बनने वाला है ना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फ्री रेडिकल। बताया था आप लोगों को, फ्री रेडिकल, याद है ना? जिसके पास में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जिसके पास में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है यहां तक? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक CH बॉन्ड होमोलिटिकली। ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। अब देखिए ध्यान से यहां पे, किसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? तो देखिए ध्यान से यहां पे, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द stability of the free radical after the breaking of CH bond। ठीक है ना? CH बॉन्ड के ब्रेक करने के बाद जो बनेगा आपका फ्री रेडिकल,
उसका स्टेबिलिटी चेक करना है। अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो वहां पे जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वो कम स्टेबल है तो वहां पे उसका जो बॉन्ड एनर्जी होगा ना वो क्या हो जाएगा, वहां पे ज्यादा हो जाएगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो लिखिए, तो नोट कर लेंगे आप लोग। देखिए ध्यान से, वहां पे जो CH बॉन्ड है यही ना ब्रेक कर रहा है, तो कैसे ब्रेक करेगा, देखिए ध्यान से। होमोलिटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करना है, C पे एक दे देना इलेक्ट्रॉन, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, H पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलिसिस, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइल फ्री रेडिकल, याद है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो यही बनाना है हमको फ्री रेडिकल। तो हम लोग किस चेक करना है स्टेबिलिटी, यही कार्बन, यहां पे लिख लेना है हमें क्या, अल्काइल फ्री रेडिकल। किसा चेक करना है, अल्काइल फ्री रेडिकल। क्या चेक करना है, यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे, यहां पे टर्म होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, SIR इफेक्ट। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, SIR इफेक्ट, मतलब स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। देखो यहां पे नाम से स्पष्ट है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, मतलब क्या हुआ है बाबू कि क्राउडिंग की वजह से, ठीक है ना, रेजोनेंस में रुकावट, या बोल सकते हैं कि स्टेरिक रिपल्सन की वजह से रेजोनेंस में क्या आ गया, यहाँ पे रुकावट आ गया। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, SIR इफेक्ट, ठीक है। देखिए यहां पे ये जो बेसिकली अप्लाई होता है वो किसमें होता है, बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहां पे मान लो यहाँ पे बेंजीन लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं लोग बल्की ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बल्की ग्रुप। और यहाँ भी ग्रुप लगा हुआ है, ये भी क्या है आपका, बल्की ग्रुप, ठीक है ना। ऑर्थो पोजीशन पे यहीं पे क्या होगा आपका, SIR इफेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, SIR इफेक्ट होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है आपका, बल्की ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बल्की ग्रुप। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, नॉन बल्की ग्रुप। तो यहाँ पे SIR इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे SIR इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे SIR इफेक्ट होगा और यहाँ पे SIR इफेक्ट नहीं होगा, तो बल्कि ग्रुप नहीं है वहां पे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, बल्कि ग्रुप रहने से क्या प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि बल्कि ग्रुप होने से प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे क्या होता है आपका, स्टेरिक रिपल्सन। यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होता है। यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन। कौन सा रिपल्सन, तो स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करने, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब भी मॉलिक्यूल में रिपल्सन होता है तो क्या फील करता है, अपने आप को अनस्टेबल फील करता है। तो अपने अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए ग्रुप क्या करता है, ठीक है ना, अपने स्टेरिक रिपल्सन को कम करने की कोशिश करता है। कैसे कम करेगा वो,
मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जब भी मॉलिक्यूल में अगर रिपल्सन आती है ना, तो वहां पे क्या होता है कि उसका स्टेबिलिटी घटने लगता है। तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या करता है, अपने स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना, वो स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो वो अपने स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज यहाँ पे कैसे करेगा, देखिए यहाँ पे अगर यहां से कोई एक ग्रुप, अब ये बेंजीन क्या है, प्लेनर है, ठीक है ना, दोनों ग्रुप प्लेनर है, दोनों क्या है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, रिपल्सन हो रहा है दोनों में। अगर यहाँ पे सोचिए कि ऐसे हो एक ऐसे हो जाए तो दूर चला गया ना, अरे बस समझ में, मतलब एक ऐसे है और एक ऐसे थोड़ा सा हो गया, मतलब प्लेन से वो बाहर आ गया, तो वहां पे रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? तो यहाँ पे क्या होता है बाबू, सुनना ध्यान से, यहाँ पे ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन द ग्रुप comes out of the plane, प्लेन से क्या हो जाता है, वो बाहर हो जाता है। सो कंजुगेशन इज लॉस्ट टू सम एक्सटेंट, सो कंजुगेशन इज लॉस्ट टू सम एक्सटेंट। कंजुगेशन क्या हो, यहाँ पे लॉस हो गया कुछ हद तक, यहाँ पे कंजुगेशन क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, रेजोनेंस डिक्रीजेज ड्रास्टिकली। कहने मतलब क्या है वो, देखो तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ इस चीज को मैं, देखो तो हम यहाँ पे, यहां पे हम लोग क्या लेते हैं, NR2 और यहां पे CH2 CH3, ये दोनों के दोनों क्या आपके बल्कि ग्रुप है। मैं बल्कि ग्रुप का यहाँ पे लिस्टिंग करवा दूंगा, ठीक है ना। ये दोनों दोनों क्या यहाँ पे बल्कि ग्रुप है। यहाँ पे क्या होता है, सुनिए यहाँ पे N के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास में जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है ना, तो ये अगर सोचो कि अगर ये नहीं होता तो ये आसानी से अपना रेजोनेंस कर रहा होता, ठीक है ना, पाई सिग्मा लोन पे इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके आने की वजह से क्या हो गया, हम जानते हैं कि इसे जो रेजोनेंस होता है वो प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होता है। लेकिन इस ग्रुप के आने की वजह से क्या हो गया कि ये ग्रुप में रिपल्सन बढ़ गया, स्टेरिक रिपल्सन बढ़ गया, जिसकी वजह से ये ग्रुप क्या हो गया, परपेंडिकुलर आ चुका है, मतलब प्लेन से बाहर आ गया, अब वो प्लेन में नहीं है। अगर प्लेन से बाहर आ गया तो क्या अब यहां पर रेजोनेंस हो पाएगा, अब यहां पर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे पैरेलल कंडीशन फिर नहीं आ पाएगा, पैरेलल पी एटॉमिक और बाटल जो कंडीशन होता है वो फिर वहां पे नहीं आ पाएगा। इसलिए यहां पे क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि, तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेजोनेंस is lost to some extent, मतलब यहां पे अब रेजोनेंस क्या हो गया, लॉस कर चुका है, कंजुगेशन लॉस कर चुका है ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्सन। क्लियर है यहां तक, अरे बात समझ में। और यहीं पे होता है क्या, नॉन बल्कि एक ग्रुप होता है क्या, नॉन बल्कि एक ग्रुप होता है क्या, बल्कि, तो वहां पे फिर कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे रेजोनेंस होता, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बल्कि ग्रुप बता रहा हूं तुम लोगों को, बल्कि ग्रुप में कौन कौन आएगा, देखिए तो यहाँ पे पहला आ गया अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका क्या डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है ना, NR2 NHR, ठीक है, OR, ठीक है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर से आपका क्या जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, SO3H सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप, ETC कर लो। ये सब जो है ना अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, सल्फोनिक एसिड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, OR, NH2, NHR, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमाइड वाइड सब तो आ ही गया उसके अंदर, इट्स डेरिवेटिव के अंदर। तो ये सब जो होगा आपका क्या होगा, बल्की ग्रुप होगा। अब हम लोग बात करें यहाँ पे क्या, नॉन बल्की ग्रुप का, जो बल्की ग्रुप नहीं है, नॉन बल्की ग्रुप क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, देख रहा हूँ यहाँ पे OH, NH2, फ्लोरीन, O माइनस, NH माइनस, साइनाइड, ETC कर लो, ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, बॉन्ड एनर्जी पढ़े, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, रोटेशनल एनर्जी बैरियर पढ़े। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है ना। हम यहाँ पढ़े एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, क्लियर है। तो यहाँ तक हम लोग इतना बात हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, पहला कंडीशन क्या था वहां पे कि स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। दूसरा क्या था कि निगेटिव चार्ज का ज्यादा होगा, फिर लोन पे इलेक्ट्रॉन का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का होगा। तीसरा क्या था, अगर नंबर ऑफ कंजुगेशन ज्यादा होगा तो वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप भी ज्यादा होगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। यहाँ पे मैंने जब पहला स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाया था उसमें लिखवाया था कि निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज ग्रेटर देन द 10 कार्बन एटम होता है, बताए थे ना। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखवाए थे क्या कि अगर चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी सेम हो जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो स्टेबिलिटी होता है ना वो क्या होता है वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। और 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि क्या कि जब एटम डिफरेंट होना तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या तो हम लोग किससे चेक करते हैं, साइज से चेक करते हैं उसका स्टेबिलिटी, ठीक है ना। जब एटम डिफरेंट होगा तो वहां पे हमें ये नहीं लगा देना है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं लगा देना है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट ये सब नहीं लगाना है, ठीक है ना। दूसरा क्या बताया था वहां पे कि अगर एटम सेम हो लेकिन उसका क्या हो, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो, एटम सेम हो बट अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होगा ना तो फिर हम लोग उस केस में किससे चेक करेंगे उसका स्टेबिलिटी, ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। जानते हैं कि sp एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द sp2 एटम एज कंपेयर टू द sp3 एटम, ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। फिर तीसरा पॉइंट हमें क्या बताए थे, ये सब कहां बताए हुए हैं, बेसिक में बताए हुए हैं सब चीज। फिर तीसरा पॉइंट वहां पे क्या बताए थे हम आप लोगों को कि अगर एटम भी सेम हो गया, एटम क्या हो गया यहाँ पे सेम हो गया और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया तो उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं वहां पे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन ये सब वहां पे हम लोग लगाते हैं। यहां तक बात क्लियर है। रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द पाई बॉन्ड सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली या फ्री रोटेशन कैन टेक प्लेस, कुछ भी लैंग्वेज बना सकते हैं, मतलब हम लोग उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देंगे पाई बॉन्ड को ताकि वो टूट जाए, ठीक है ना, और वहां पे आसानी से फ्री रोटेशन होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल एनर्जी बैरियर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को तोड़ने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगा ताकि रोटेशन वहां पे आसानी से हो जाए, मतलब फ्री रोटेशन वहां पे आसानी से हो जाए, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, रोटेशनल एनर्जी बैरियर, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या पढ़े थे वहां पे, बॉन्ड एनर्जी पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग वहां पे, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है वहां पे,
द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द CH बॉन्ड होमोलिटिकली, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द CH बॉन्ड होमोलिटिकली, मतलब CH बॉन्ड को अगर हम लोग होमोलिटिकली ब्रेक करते हैं, उसमें जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होता है, जितना लगता है, रिक्वायर्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। और वहां पे क्या लिखवा थे वहां पे कि द बॉन्ड एनर्जी जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द अल्काइल फ्री रेडिकल आफ्टर ब्रेकिंग द CH बॉन्ड। मतलब CH बॉन्ड को तोड़ने के बाद वहां पे दो चीज बनेगा, दो बनेगा वहां पे, क्या, फ्री रेडिकल। एक क्या बनेगा, अल्काइल फ्री रेडिकल, दूसरा क्या बनेगा वहां पे, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो हमें किसका चेक करना है, अल्काइल फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी चेक करना है। वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम लोग बोल देंगे, जैसे वहां पे जो एनर्जी बैरियर बॉन्ड एनर्जी होगा वो कम होगा। तो दिक्कत है यहां तक। फिर हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, मतलब स्टेरिक रिपल्सन की वजह से रेजोनेंस में रुकावट। ठीक है ना। और ये कहां पे होता है, बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे अगर दो ग्रुप प्रेजेंट होगा, बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है ना, दो ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा, क्लियर है। तो मान लो कि बेंजीन है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग क्या, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे अगर दो ग्रुप प्रेजेंट होगा, सॉरी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे अगर ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वहां पे क्या लगेगा आपका, लेकिन वो दोनों ग्रुप कैसा होना चाहिए, बल्कि ग्रुप होना चाहिए। जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ना, मोनो मतलब क्या, एक जो पहले से लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, क्या पहले से लगा हुआ है। तो सिंपल में ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, दो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना। तो वहां पे स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस होगा। ठीक है ना। लेकिन वहां पे कैसा होना चाहिए, बल्कि ग्रुप होना चाहिए, नॉन बल्कि ग्रुप। और एक नॉन बल्कि है और दूसरा बल्कि है तो फिर वहां पे SIR इफेक्ट नहीं होगा। तो SIR इफेक्ट की वजह से यहां पे क्या होता है कि जो आपका वहां पे क्या होता है कि दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है ना। बल्कि ग्रुप के बीच में क्या होता है, स्टेरिक रिपल्सन होता है। तो उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ग्रुप क्या करता है, अपने आप को दूर करने की कोशिश करता है, दूर करने की कोशिश करता है। अगर वो दूर चला जाएगा तो फिर वहां पर रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। वो अपने आप को क्या फील करेगा, स्टेबल फील करेगा। तो दूर कहां जाएगा सोचो, अगर वो प्लेन में है तो प्लेन से वो दूर कहां जाएगा, मतलब नॉन प्लेन में आएगा, नॉन प्लेनर फॉर्म में आएगा। अरे बात समझ में, प्लेन से वो बाहर आएगा। जब वो प्लेन से बाहर आएगा तब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बाबू, कि वहां पे जो रेजोनेंस का जो चांस था वो हद तक कम हो चुका है। अब वहां पे वो उतना ज्यादा रेजोनेंस नहीं हो पाएगा जहां जब वो ग्रुप कहाँ किस में था, प्लेन में था। ठीक है ना। वहां पे रेजोनेंस का चांस बहुत ही कम हो चुका है। क्लियर है। बल्कि ग्रुप क्या होता है, नॉन बल्कि ग्रुप क्या होता है, सब बता चुका हूं मैं यहाँ पे। क्लियर है। यहां तक आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा करेंगे और क्वेश्चन के बाद हम लोग सीधे कहाँ बढ़ेंगे, मिजोमेरिक इफेक्ट में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। मिलाइए यहाँ पे क्या बोला है, CCl बॉन्ड पूछा आपसे, CCl बॉन्ड पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है बट ये रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस करेगा। तो सिंगल बॉन्ड का लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर ये रेजोनेंस करेगा तो जो सिंगल बॉन्ड है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड वहां पे डेवलप कर जाएगा। हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड का लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि तो y का लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पे x और z में बताइए किसका लेंथ ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर ऑफ RS यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 RS है। बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ RS होगा वो कितना होगा, 5 होगा। चेक कीजिए। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोचिए, अगर
यहाँ भी 2 बनाए और यहाँ भी 2 बनाए, ठीक है ना। जब इसका हम तीसरा बनाएंगे तो सोचिए यहाँ पे क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पे Cl पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस किया, यहाँ पे निगेटिव आया, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। जब ये फिर से वापस इसी फॉर्म में आना चाहेगा तो यहाँ पे इस समय ये क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड में रहेगा। आफ्टर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जब ये अपना वापस इसी फॉर्म में आना चाहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। लेकिन सोचिए कि यहाँ पे क्या 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद जो तीसरा होगा, क्या तीसरा में भी यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, चौथा में भी यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ड्रॉ करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। पांचवा में जाके यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। मतलब दूसरा में भी डबल बॉन्ड है, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी डबल बॉन्ड है, मतलब वहां पे क्या है, बॉन्ड शॉर्टर होगा इससे कंपेयर में। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एक्स ज्यादा होगा किससे, जेड से। सॉरी, मतलब यहाँ पे एक मिनट, हाँ, जेड का जो बॉन्ड होगा ना वो क्या होगा, शॉर्टर होगा किससे, एक्स से। इस बात का ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आर एस क्या है, ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ आर एस यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। लेकिन यहाँ पे तीसरा वाले में यहाँ पे क्या होगा, वापस आ गया होगा, सिंगल बॉन्ड हो गया होगा। ठीक है ना, यहाँ तक आगे बढ़े हम लोग। देखिए ये डबल बॉन्ड है, सब रेजोनेंस करने वाला, चेक कीजिए। तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड में। बट ये तो डबल बॉन्ड है सीधे, मतलब 1 का लेंथ सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पर रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा, इन नाइट्रोजन जो है ना उसके ऊपर जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से रेजोनेंस कर सकता है, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट आसानी से कर सकता है, पार्टिसिपेट करवा सकता है रेजोनेंस के अंदर, क्योंकि एन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, यहाँ पे कम है। तो ये जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उतना ज्यादा ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ पे लेंथ क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा इस तीनों कंपेयर में। तो बोल सकते हैं कि 2 का लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब 3 और 4 में चेक कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस का बात करेंगे। तो ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे क्या है, सल्फर एटम है। तो किसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा, सोच के देखिए। ऑक्सीजन एटम 2p का ओवरलैपिंग है ना, तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, मतलब यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस करेगा। अगर ये ज्यादा रेजोनेंस करता है तो ये ज्यादा सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, मतलब वहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर वहां पे इंक्रीज करेगा ज्यादा। वहां पे क्या बोलेंगे 3, उसके बाद क्या आ जाएगा 4। चेक कीजिए इसको। अब देखते हैं यहाँ पे तो क्या है, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है ना, या बॉन्ड ऑर्डर होगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इक्वल होगा दोनों का। तो दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। जब इसका बनाओगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, चेक कीजिए। डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो दिक्कत यहां तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1.5 है, क्या है इसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना है 1.5। लेकिन यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे क्या होगा कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ग्रेटर देन 1.5 होगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो लेस देन 1.5 होगा। सोचिए यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना होगा, लेस देन 1.5, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों बॉन्ड इक्वल नहीं है। यहाँ पे दोनों के दोनों बॉन्ड क्या है, इक्वल लेंथ के हैं, बताए थे ना। ठीक है ना, कि जो बॉन्ड इक्विवेलेंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, आइडेंटिकल होता है। बट यहाँ पे जो दोनों के दोनों लेंथ है वो सिमिलर नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है वो शॉर्टर होगा, सॉरी ये जो बॉन्ड होगा वाई जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, लॉन्गर होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, यहाँ पे कम है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है ना उसका लेंथ क्या होता है, बढ़ता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वाई का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, फिर किससे, एक्स से, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड। सोचिए ना, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर से निकालिए ना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका लेंथ कम, एक्स वाई जेड। ये एक्स तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड में है, और सब के सब किस में आने वाले हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड में आने वाले हैं। तो एक्स का लेंथ सबसे छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे वाई और जेड में किससे ज्यादा होगा, देखिए ध्यान से, इतना पार्ट तो सेम है,
बट यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे निगेटिव बनेगा, यहाँ पे निगेटिव बनेगा। ओ के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस किया तो यहाँ पे क्या बना दिया, निगेटिव चार्ज बना दिया। यहाँ पे क्या बना दिया, निगेटिव चार्ज बना दिया। यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है बाबू, यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज आएगा तो ये NO2 के साथ में रेजोनेंस कर जाएगा। चेक कीजिए, इसके साथ क्या कर जाएगा, रेजोनेंस कर जाएगा। मतलब इसका तीसरा बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और ये तीसरा में वापस आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड में आ जाएगा। सोचिए, और इसे हम लोग बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहला तो ये हो गया, सेकंड बनाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। जब ये निगेटिव फिर वापस जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन सोचिए, जब ये निगेटिव अभी वापस नहीं जाएगा, तीसरा स्ट्रक्चर में नहीं जाएगा, तीसरा स्ट्रक्चर में तो ये कहाँ बन गया, O के ऊपर आ गया। चौथा स्ट्रक्चर में जाके, चौथा में यहाँ पे आएगा, फिर तब पांचवा में ये वापस जाएगा। तो सोचिए, पांचवा स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन यहाँ पे तीसरा स्ट्रक्चर में ही डबल बॉन्ड आ गया। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड ज्यादा रह रहा है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ज्यादा रह रहा है। मतलब इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इससे कंपेयर में। मतलब जेड का ज्यादा हुआ किससे, वाई के कंपेयर में। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है बाबू, यहाँ पे इसे देखिए ध्यान से, इसका आप लोग इमेजिन कीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो जब ये रेजोनेंस किया तो यहाँ पे निगेटिव आया, ठीक है ना। अब ये डबल से कहाँ चला गया है, सिंगल बॉन्ड में। किस में, किस कौन से नंबर वाले स्ट्रक्चर में, सेकेंड वाले में। फिर ये थर्ड में, तब ये सिंगल, थर्ड में जब रेजोनेंस किया आगे बढ़ा, ये सिंगल बॉन्ड में अभी भी है, ठीक है ना। लेकिन ये थर्ड में जब यहाँ पे निगेटिव आया सेकेंड वाले में, जब ये वापस जाएगा ना थर्ड वाले में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। लेकिन इसका थर्ड वाले में क्या आएगा, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसलिए इसका लेंथ क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? अब यहां बताइए, ये डबल बॉन्ड वाला है, सबसे कम लेंथ होगा। तो यहां पे क्या बोल देंगे कि 2 वाले का लेंथ सबसे कम। जो सिंगल वाला है 1, उसका लेंथ सबसे ज्यादा होगा। अब बच्चा यहाँ पे क्या, 3 और 4 दिख रहा है, यहाँ पे कम रेजोनेंस होगा और यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस होगा, दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस होगा तो सिंगल बॉन्ड ज्यादा, अगर ज्यादा रेजोनेंस होगा तो सिंगल बॉन्ड ज्यादा डबल बॉन्ड में जाएगा। यही ना होता है, यहाँ भी तो वही था ना कि यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जा रहा है। यहाँ पे कम रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड कम सिंगल बॉन्ड में जा रहा है। क्लियर है? यही ना होता है कि रेजोनेंस का कारण क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड किस में जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड में जाता है, और जो पार्शियल जो डबल बॉन्ड है वो भी किस में जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड में जाता है। मतलब वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीज करता है और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर वहां पे इंक्रीज करता है। यही ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो दिक्कत यहाँ पे कौन सा लेंथ पूछा है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या पूछा है, सिंगल बॉन्ड वाला पूछा है, यहाँ पे किसका पूछ रहा है, डबल बॉन्ड वाला पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड को हम चेक करते हैं, कौन पहले सिंगल बॉन्ड में है, कौन डबल बॉन्ड में। तो छाट दिए, तो सिंगल बॉन्ड में ये है, डबल बॉन्ड में ये है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसका लेंथ सबसे कम हो जाएगा और इसका लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आने वाला है वो पार्शियल डबल बॉन्ड आने वाले हैं, और पार्शियल डबल बॉन्ड का लेंथ बताए थे ना कि सिंगल बॉन्ड से कम होता है। ये दोनों पहले लिख दिए। अब बचा तीसरा चौथा। तो तीसरा चौथा में क्या है कि जो सिंगल बॉन्ड है ना, जो सिंगल बॉन्ड है वो किस में जा रहा है, आपका डबल बॉन्ड में जा रहा है। मतलब सिंगल बॉन्ड किस में जा रहा है, वो डबल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड। बताइए यहाँ पे कहां पे ज्यादा होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, जहां पे रेजोनेंस ज्यादा होगा। यहां पे रेजोनेंस ज्यादा होगा, चेक कीजिए। रेजोनेंस किया, यहाँ पे आया निगेटिव, फिर रेजोनेंस किया, यहाँ पे आ गया निगेटिव। यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड में चला जाएगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कम डबल बॉन्ड में जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड में जाएगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं बाबू, यहाँ पे किसी तीसरा का लेंथ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू चौथा का लेंथ। तीसरा का लेंथ यहाँ पे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू चौथा का लेंथ, ठीक है ना। बाबू यहाँ पे क्या पूछ रहा था पता है ना, यहाँ पे क्या पूछा, सिंगल बॉन्ड पूछा। यहाँ पे क्या पूछा, सिंगल बॉन्ड पूछा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड देखिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड देखिए, यहाँ पे रेजोनेंस कम हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है। अगर हम लोग बात करें सिंगल बॉन्ड का ना, ध्यान रखना है,
और हमें पूछा गया है कि सिंगल बॉन्ड का लेंथ बताइए, तो उसमें क्या चेक करना है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा वो सिंगल बॉन्ड जो होगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर रेजोनेंस ज्यादा है और यहां पर रेजोनेंस ज्यादा है, तो यहां पे ये जो बॉन्ड है ना वो ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो थोड़ा लेंथ छोटा हो जाएगा, इसलिए जेड सबसे लास्ट में चला गया। चेक कर लीजिए वहां पे, तो दिक्कत यहां तक। वही काम यहां भी करेंगे, वही काम यहां भी कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या पूछा है, डबल बॉन्ड के बारे में पूछा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है तो डबल बॉन्ड ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड में जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है डबल बॉन्ड के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे रेजोनेंस कम हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस कम हो रहा है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ना वो कम जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड में। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा ना तो सिंगल बॉन्ड वो पार्शियल डबल बॉन्ड में ज्यादा जाएगा। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड उतना ही ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड में जाएगा और उसका लेंथ छोटा हो जाएगा। और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा ना, ठीक है ना, डबल बॉन्ड उतना ही क्या होगा, ज्यादा सिंगल बॉन्ड में जाएगा। ऐसा समझना है, दो चीज समझना है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एकदम आंखें बंद करो 2 सेकंड के लिए, सुनो ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे ये बोल रहा हूं, या तो यहाँ पे आपसे पूछेगा सिंगल बॉन्ड लेंथ का पूछेगा, सिंगल बॉन्ड का पूछेगा लेंथ यहाँ पे, ठीक है ना, जो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, या तो पूछेगा आपसे क्या डबल बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। सुनिए ध्यान से, जितना ज्यादा मैं पहले बात कर रहा हूं सिंगल बॉन्ड का, जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ऐसा समझना है। जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरा, किसका, डबल बॉन्ड का। जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उतना ज्यादा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा होगा इसलिए डबल बॉन्ड ज्यादा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, बस ऐसे समझना है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। जितना ज्यादा रेजोनेंस हुआ सिंगल बॉन्ड जाएगा, डबल बॉन्ड में ज्यादा जाएगा, लेंथ छोटा हो जाएगा। और जितना ज्यादा रेजोनेंस हुआ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ज्यादा जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे मिलाइए, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे आइए, लिख देता हूं यहाँ पे, एक्स और वाई रेजोनेंस किया, पी पे है निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, ओ पे निगेटिव चार्ज है, तो ओ पे रेजोनेंस करेगा ना, तो ओ पे आएगा निगेटिव चार्ज। चेक कीजिए, बनाइएगा रेजोनेंस, इसका आपको ड्रॉ करना है, क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सी पे आएगा निगेटिव चार्ज, ओ पे आएगा निगेटिव चार्ज। अब बताइए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ज्यादा डबल बॉन्ड में जाएगा अगर वहां पर रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा होगा, यहाँ पर रेजोनेंस कम होगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and negative charge is less stable on less electronegative atom, ठीक है ना, क्लियर है। निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब यहाँ पे निगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल हुआ ना तो जैसे रेजोनेंस करेगा ना, ये थोड़ा देर यहाँ पे रुक जाएगा निगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और रेजोनेंस करेगा वापस आएगा, तुरंत भाग जाएगा वापस, क्योंकि यहाँ पे वो कार्बन पे क्या फील कर रहा है, लेस स्टेबल फील कर रहा है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ का लेंथ कम होगा, यहाँ का लेंथ ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस कम हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ पे रेजोनेंस कम हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है। ज्यादा होगा तो सिंगल बॉन्ड ज्यादा डबल बॉन्ड में जाएगा, मतलब इसका लेंथ बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे ये 1 और 2 का पूछा है, बीच में लगा हुआ है बी आर बल्कि ग्रुप, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये जो NO2 है ना, तो NO2 का यहाँ पे 2 ग्रुप का क्या मिल रहा है, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन मिल रहा है। तो ये ज्यादा प्लेन से बाहर आएगा, ये कम प्लेन से बाहर आएगा, और ये ज्यादा प्लेन से बाहर आ रहा है तो ये सिंगल रेजोनेंस कम करेगा, रेजोनेंस कम करेगा तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कम कन्वर्ट होगा।
और ये ज्यादा प्लेन से बाहर आएगा तो ये रेजोनेंस कम करेगा, रेजोनेंस कम करेगा तो ये सिंगल बॉन्ड कम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, मतलब ये सिंगल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा इससे कंपेयर में। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सॉरी हाँ 2 ग्रेटर देन 1, लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा किसका, 2 वाले का, क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस क्या है, ज्यादा है, ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ज्यादा ये बाहर आ रहा है। ज्यादा बाहर आएगा रेजोनेंस करेगा नहीं, रेजोनेंस करेगा नहीं तो वो सिंगल बॉन्ड में रह जाएगा। इसमें चेक कीजिए, ये एक्स ये वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस होगा, तो ये बाहर आ जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये आउट ऑफ द प्लेन नहीं होगा, रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे रेजोनेंस करेगा तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये सिंगल बॉन्ड में मतलब इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक्स वाई जेड में चेक करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस करेगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये आई और ये आई दोनों को इक्वल लगेगा रिपल्सन, दोनों प्लेन से बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ गया तो सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, मतलब हम लोग ये सिंगल बॉन्ड में और ये डबल बॉन्ड में, हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू वाई या ग्रेटर देन जेड, ये दोनों का मतलब दोनों को सेम रिपल्सन लग रहा है, इसलिए वो सेम बाहर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे इस दोनों आई पे रिपल्सन ज्यादा लगेगा CMe3 का, ठीक है ना। तो CMe3 क्या है, बल्कि ग्रुप है एज कम्पेयर टू CH3। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, इस आई को इसका भी रिपल्सन लग रहा है और इसका भी रिपल्सन लग रहा है, इस एक्स वाले आई को क्या CMe3 का भी रिपल्सन लग रहा है और CH3 का भी रिपल्सन लग रहा है। इसका मतलब ये इस पे रिपल्सन ज्यादा और इस पे रिपल्सन ज्यादा, तो ये ज्यादा बाहर आएगा, ज्यादा बाहर आया मतलब रेजोनेंस नहीं करेगा, रेजोनेंस नहीं करेगा मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एक्स का लेंथ ज्यादा होगा, ठीक। अब यहाँ पे वाई और जेड में चेक करते हैं, तो वाई वाले पे रिपल्सन ज्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, बड़ा बल्कि ग्रुप है, रिपल्सन ज्यादा क्रिएट करेगा आज के हमारे छोटा बल्कि ग्रुप, ठीक है ना। ये ज्यादा बाहर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा वाई, फिर क्या हो जाएगा जेड। चेक कीजिए इसका, यहां तक आप लोग क्वेश्चन कर लिए, आगे और भी क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है ना। अभी जो भी इसके बाद अभी जो भी होगा ना, अभी क्वेश्चन ही होगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, तो ये आप क्वेश्चन दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी एंड एसिडिकेशन का क्वेश्चन करना है यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है ना। जस्ट देखा था हम लोग क्या बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द CH बॉन्ड होमोलिटिकली। हम लोग किसी बॉन्ड को CH बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल, कि यहाँ पे क्या बनता है आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। देखिए वहां पे यहां से H डॉट बाहर निकला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट बनेगा, ये ना बनेगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, बाहर निकला यहाँ पे क्या बनेगा डॉट, यहाँ पे क्या बनेगा डॉट, यहाँ पे क्या बनेगा डॉट, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए वहां पे ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। चेक कीजिए यहाँ पे, अरे बात समझ में, ये जो यहाँ पे फ्री रेडिकल है और यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है वो क्या कर रहा है आपका, रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं कर रहा है, यहाँ भी नहीं कर रहा है, यहाँ भी नहीं कर रहा है, मतलब ये 2 वाला और 5 वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये दोनों ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, क्लियर है, मतलब 2 वाला और 5 वाला ज्यादा स्टेबल किससे, 1, 3 एंड 4 से ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 2 और 5 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 ज्यादा स्टेबल है, लेकिन 2 और 5 में ज्यादा स्टेबल कौन है, देखिए जानते हैं ये क्या है आपका 1 डिग्री वाला है और ये क्या है आपका 2 डिग्री वाला है। हम जानते हैं कि 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ये तो पता है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस तो कॉमन हो गया दोनों में। अब 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, मतलब 2 का ज्यादा होगा किससे, 5 से। अब यहाँ पे बात करना हमें
1 में, फिर 3 में और 4 में। चेक कीजिए यहाँ पे, ये कहाँ पे है, ये जो बना फिर वो कहाँ बना है आपका, बेंजीन रिंग के ऊपर बना हुआ है। इसका सबका क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। लेकिन दोनों पे क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। और ये हाईली अनस्टेबल है, मतलब 1 सबसे लास्ट में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। इस पे क्या लगेगा आपका, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 1 डिग्री वाला है और ये 2 डिग्री वाला है। हम जानते हैं कि 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है, मतलब 3 मोर स्टेबल देन 4। उसे उल्टा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। तो 1 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 2। ये हो गया क्या आपका, इसका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाहर निकाले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट। बाहर निकले यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट। बाहर निकले यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट। तो बाहर निकले यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट। यहाँ पे क्या बना लिया हम लोग, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लिए। अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या, इसका स्टेबिलिटी। रेजोनेंस कर रहा है और ये भी रेजोनेंस कर रहा है, मतलब 1 और 4 वाला रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन 2 और 4 वाला रेजोनेंस नहीं कर, सॉरी 1 और 3 वाला रेजोनेंस कर रहा है, बट 2 एंड 4 वाला रेजोनेंस नहीं कर रहा है। और 1 एंड 3 वाला रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन 1 वाला जो है वो क्या है, 3 डिग्री का है, और ये जो 3 वाला है वो कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करें इसका हम लोग, तो 1 वाले का ज्यादा हुआ किससे, 3 वाले से। 1 वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा हुआ किससे, 3 वाले से। ठीक है ना, मतलब ये जो 1 वाला जो बनाया है फ्री रेडिकल, वो ज्यादा स्टेबल हुआ किससे, 3 वाले से। अब यहाँ बात करें हम लोग क्या, 2 एंड 4 में बात करने में जा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखना तो ये रेजोनेंस तो नहीं कर रहा, बट यहाँ पे क्या है, इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा 4 पे। बट यहाँ पे देखना तो ये sp2 एटम पे, ये sp2 एटम है। sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू sp3 एटम। ये तो इलेक्ट्रॉन देगा बट ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये हाईली अनस्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 4 के बाद क्या आ जाएगा, 2। ये हो गया क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर। उसे उल्टा कर दो, 2 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, एच को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। बाहर निकले यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। बाहर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। बाहर निकले यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे ये रेजोनेंस करेगा, चेक कीजिए, ये 3 डिग्री भी है, साथ में रेजोनेंस भी कर रहा है। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो, कौन, 4 वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, 1 वाला सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। अब 2 और 3 में देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 और 3 चेक करेंगे तो ये क्या है आपका 2 डिग्री, और ये क्या है आपका, सॉरी ये क्या है आपका 1 डिग्री, और ये क्या है आपका 2 डिग्री। तो 2 डिग्री मोर स्टेबल, मतलब 2 इज मोर स्टेबल देन 3। उल्टा कर दीजिए, 1 3 2 एंड 4। ये क्या आ गया इसका, बॉन्ड एनर्जी। ये क्या है इसका, बॉन्ड एनर्जी। ये भी क्या है इसका, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करने जा रहे हैं किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने क्या करते हैं हम लोग, H+ को बाहर निकालते हैं, वहां पे क्या बनाते हैं, एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। जो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम लोग बोल देते हैं कि वो उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पे H+ को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। H+ को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। H+ को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। H+ को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि दो ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 1 सल्फर। देखा था ना, Cl-, फिर से एसिटेट आयन, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, याद है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल था इससे कंपेयर में, याद है ना। मतलब हम लोग अच्छा नंबर नहीं दिए हैं, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो 4 वाला मोर स्टेबल होगा, मतलब मोर एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू 3। तब क्या हो जाएगा 2, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। यहाँ पे दो ऑक्सीजन का निगेटिव होल्डिंग कैपेसिटी ग्रेटर होता है किससे, 1 सल्फर से ज्यादा होता है। दिखाते हैं Cl-, एसिटेट आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है ना, फिर सल्फर हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन। यहाँ से H+ को बाहर निकाले, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ से बाहर निकाले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या है आपका sp वाला, और ये क्या है आपका sp2। तो sp का ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी,
तो 2 ग्रेटर देन 1। यहाँ पे चेक कीजिए, H प्लस बाहर निकालें, क्या बना दिए, निगेटिव चार्ज। H प्लस बाहर निकालें, क्या बना दिए, निगेटिव चार्ज। H प्लस बाहर निकालें, क्या बना दिए, निगेटिव चार्ज। अब बताइए यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कौन, तो ये जो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, चेक कीजिए, और ये रेजोनेंस कर रहा है, मतलब ज्यादा स्टेबल। अच्छा, यहाँ पे नंबर नहीं दिए, तो ये 1 कर दीजिए इसको, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, ठीक है ना। ये किस पे है, sp2 एटम पे है, और ये किस पे है, sp3 एटम पे है। तो sp2 एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, तो उस पर निगेटिव क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो फिर क्या हो जाएगा 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 2। मिलाइए इसको। तो देखिए यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम लोग, और क्वेश्चन आगे करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे n के पास यहाँ पे क्या है, लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी n के पास में क्या है, लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी n के पास में क्या है, लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में। जैसे आपसे पूछा है किसका ज्यादा होगा बेसिक क्वेश्चन, मतलब कौन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है। दे रहा हूं यहाँ पे, और ये यहाँ भी है, इसके पास में क्या है, लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये रेजोनेंस करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव चार्ज और लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को डोनेट करना चाहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये क्या है आपका sp2 एंड लोकेलाइज्ड, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका sp3, ये भी क्या हो जाएगा sp2 बट डीलोकेलाइज्ड। ये भी क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे sp2 बट डीलोकेलाइज्ड। ये भी क्या हो जाएगा आपका sp2 बट डीलोकेलाइज्ड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि तो फर्स्ट वाले का नंबर दे देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा हो जाएगा क्या, बेसिक स्ट्रेंथ। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे sp3, सब sp2 है, चेक कीजिए। तो sp3 वाले का सबसे ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ, फिर क्या आ जाएगा थर्ड। अब देखना यहाँ पे सब में sp2 डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पे क्या है sp2 लोकलाइज्ड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है sp2 लोकलाइज्ड, मतलब उसका ज्यादा होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखता हूं यहाँ पे ये रेजोनेंस में कहां पे आ रहा है, कार्बन के ऊपर आ रहा है, और ये रेजोनेंस कहां पे जा रहा है, कार्बन के ऊपर जा रहा है। बट यहाँ पे जो है वो रेजोनेंस में कहां पे जा रहा है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर जा रहा है। जब ऑक्सीजन एटम के ऊपर जाएगा तो वो हाईली स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका बेसिक एशन सबसे क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, सिक्स्थ वाले का। अब यहाँ पे दोनों चेक कीजिए, यहाँ पे 5 बनेगा RH, यहाँ पे 2 बनेगा। इसका मतलब इसका क्या होगा, बेसिक एशन ज्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कम डीलोकलाइज होगा, यहाँ पे ज्यादा डीलोकलाइज होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखे बाबू, कि यहाँ पर रिपल्सन की वजह से यहाँ पे इसका बेसिक एशन सबसे ज्यादा। फिर यहाँ पे देखे ये sp2 वाले हैं और ये sp3 वाले हैं। तो sp3 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, इसलिए थर्ड वाले का होगा। फिर यहाँ पे 2, 4, 5th एंड 6th में ये sp2 लोकलाइज्ड और ये सब sp2 डीलोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज्ड वाले का ज्यादा हो जाएगा, रुका हुआ है ना, वो रुका हुआ नहीं है, मतलब रेजोनेंस कर रहा है, तो मतलब वो एक जगह ठहरा हुआ नहीं है, इसलिए 2 वाले का फिर ज्यादा हो जाएगा। अब sp2 डीलोकलाइज्ड में चेक करना हमें यहाँ पे कि ये रेजोनेंस कहां पे जा रहा है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ रहा है, बट ये रेजोनेंस कहां पे जा रहा है, कार्बन एटम के ऊपर। यहाँ भी कार्बन एटम के ऊपर आएगा तो वो तो हाईली स्टेबल हो जाएगा। वो हाईली स्टेबल हो जाएगा मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है ना, वो n के पास में अवेलेबल है ही नहीं, वो कहां चला गया, O के ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो वो n के पास जब अवेलेबल नहीं है तो फिर वो दे नहीं पाएगा, तो इसलिए सबसे क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। जब यहाँ पे रेजोनेंस करेगा तो C के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज, और C पे निगेटिव चार्ज क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज जानते हैं हम लोग, निगेटिव चार्ज इज लेस स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दोनों में किसका ज्यादा हो जाएगा, इसमें 5 बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे कितना बनता है 2। ये कम डीलोकलाइज करेगा और ये ज्यादा डीलोकलाइज करेगा, मतलब वहां पे बोल सकते हैं कि ये मोर डीलोकलाइज करेगा और ये लेस डीलोकलाइज करेगा, इस दोनों में।
ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है? तो यहां तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना।